राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद सिंह। आनंद सिंह जी से हम बात करेंगे भाजपा संसदीय दल को लेकर, संसदीय बोर्ड को लेकर जो अभी फैसले हुए हैं उनके बारे में। आनंद जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीरज। ये जो अभी फैसला लिया गया नितिन गडकरी को और शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इस फैसले को? ये फिर से साबित हो गया कि जो मोदी चाहेंगे वही होगा। आप अगर मोदी के फेवर में हैं, सारी बातें सत्य हैं। आप अगर मोदी के अगेंस्ट में जाएंगे या पैरेलल टू दी मोदी बनने की कोशिश करेंगे, आपको इसी तरीके से निपटा दिया जाएगा। दो बातें मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ। 99 तक तो मैंने 92 से 99 तक नितिन गडकरी को व्यक्तिगत तौर पर देखा है नागपुर में नौकरी करने के दौरान। उनकी जो भी पर्सनालिटी है, वो संघ की ट्रेनिंग हो या शासन चलाने की कला हो, नागपुर से ही उनको मिली है। और ये कहने की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा वो संघ के प्रिय रहे हैं। और अगर मोदी जी के कहने पे या जेपी नड्डा की अनुशंसा पर उनको और शिवराज सिंह चौहान को संसदीय समिति से, चुनाव समिति से किक आउट किया गया है, लेटर ऑन इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जो मुद्दा है वो ये है कि आखिर गडकरी के साथ ऐसा हुआ क्यों? गडकरी के साथ ऐसा इसलिए हुआ कि आज से 25 दिन पहले उन्होंने नागपुर में एक प्रोग्राम में कह दिया था कि आज की जो राजनीति है उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि इस तरह की राजनीति को नहीं किया जाए। समाज में करने के लिए बहुत सारे काम हैं। उनका ये भी कहना था कि साहब अब तो पावर के लिए, कुर्सी के लिए लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, सेवा जो मकसद था, सेवा का मकसद अब नहीं रह गया। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोग नितिन गडकरी को बड़बोला मानते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि वो रिएक्शनरी हैं, लेकिन सेंसेबल रिएक्शंस नहीं देते हैं। चूँकि वो काम करने वाले हैं और आपने भी महसूस किया होगा, वो बीते 8 साल से मोदी कैबिनेट का अहम हिस्सा रहे हैं। तो मोदी कैबिनेट में उनको जो जो विभाग दिए गए, जो जो डिपार्टमेंट्स दिए गए, वहाँ पे उन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया। तो बजाय उनकी पीठ थपथपाने के, अगर एक ऑनेस्ट, ईमानदार, दृढ़ प्रतिज्ञ, कमिटेड आदमी को आप इस तरीके से हतोत्साहित करते हैं, तथाकथित उनके पर कतरते हैं, तो मैसेज बहुत अच्छा नहीं है। आपने अच्छी बात कही, गडकरी ने अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई और कई हाईवे प्रोजेक्ट जो हैं वो देखे जा सकते हैं, गडकरी की ही देन है। बात करते हैं भाजपा को लेकर। भाजपा में जिस तरह की उथल पुथल देखने को मिल रही है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा बिहार में जो हुआ, उसके बाद इस तरह से संसदीय बोर्ड में परिवर्तन किया गया और अभी आपने देखा कि जो संगठन स्तर पे कई बदलाव हुए। यूपी के जो सह संगठन मंत्री थे करमवीर जी, उनको झारखंड भेज दिया गया, झारखंड वालों को यूपी भेज दिया गया। तो इस तरह का बदलाव कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भाजपा कमज़ोर हो रही है या अंदरूनी चीज़ें उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर भी कमज़ोर हो रही है और इसके कई कारण हैं। उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। पहला है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है तो इसको सत्यापित भी करना पड़ेगा। हम लोग झारखंड में हैं, झारखंड में आप देखिए रघुवर दास इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जो 5 साल चली। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब वो अपने उरूज पर थी तब उसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। लेटर ऑन जो सरजू राय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने ही पार्टी के फोरम पर कई मुद्दे उठाए, पार्टी के बाद जाकर के कई मुद्दे उठाए और नतीजा ये हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दिए गए। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रघुवर दास को भी नहीं छोड़ा।
हर किसी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। और जब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जमशेदपुर से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने रघुवर दास को भी पटकनी दी। आज रघुवर दास कहाँ हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो इनसाइट्स हैं, इन इनसाइट्स को आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लोग या किसी अन्य पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से, जिस तादाद में, जिस रफ्तार में आ रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के ज़माने की पार्टी में उनको एडजस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब वो मोदी युग के भारतीय जनता पार्टी में चल रहे हैं। और इसी में एक पॉइंट ये भी हम आपको जोड़ करके बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है ये धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। धीरे धीरे कमज़ोर होने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है, खास करके हम संगठन की बात कर रहे हैं, किसी एक आदमी को आप राज्यसभा में भेज देते हैं लेकिन बाकी लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। दूसरा, सबको तो राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता, ठीक है, लेकिन आप उसको किसी भी आनुषंगिक संगठन का अध्यक्ष बना सकते हैं, उसमें उसको नामित कर सकते हैं। भाई पॉलिटिक्स में कोई आदमी क्यों आता है? नितिन गडकरी कहते हैं कि सभी लोग पावर में आते हैं, चेयर के लिए आते हैं, कुर्सी के लिए आते हैं। गलत क्या है? अगर किसी को पावर नहीं चाहिए, चेयर नहीं चाहिए तो वो नौकरी कर ले। पॉलिटिक्स क्या है? इट्स ए गेम ऑफ पावर। तो कोई भी आदमी अगर पावर में आना चाहता है और आप उसको पावर नहीं दे रहे हैं, आप अपने मन से बयान नहीं दे सकते, आपको जय जयकार ही करना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में क्यों? इसके लिए तो और भी पार्टियां हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये तो वैसे हर पार्टी में कोई भी शख्स आता है तो उसकी अपेक्षाएं होती हैं किसी पद पर आसीन होने की, बड़ी जिम्मेदारी निभाने की। वर्ष 2024 की आखिर में हम बात करते हैं कि 2024 पर भाजपा के अंदर जो ये सब चल रहा है, आपके हिसाब से कितना असर डालेगा? देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें इसमें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी पहले और आखिरी नेता हैं। आप जितनी बातें कहते हैं कि संसदीय समिति है, चुनाव समिति है, सबसे पावरफुल बॉडी है, हम नहीं समझते कि इसका बहुत महत्व होता है। ठीक है, एक कोरम है जहाँ पर जा कर के आप अपनी चीज़ों को पूरा करते हैं। होता वही है जो मोदी चाहते हैं, और मोदी खुद से कुछ नहीं कहते, उनके जितने सिपह सलार हैं उनसे वो सारी बात कहवाते हैं। और अगर उनके आशा के अनुरूप फैसले होते हैं देन गुड एंड बेटर, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। क्या असर पड़ेगा? गडकरी के जाने के पीछे का जो मकसद था, गडकरी को जो हटाने का मकसद था, वो यही था। अब सवाल है, आज से करीब 1.5 से पौने 2 साल के बाद इस देश को लोकसभा का चुनाव लड़ना है। मोदी, आपको शायद जानकारी होगी ही, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, लिखे ना लिखे वो बात की बात है, टीवी भी देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। उनको पता है कि देश में क्या चल रहा है। उनको बहुत बढ़िया तरीके से मालूम है कि 5% जो उन्होंने जीएसटी लगवाया है सीतारमन के माध्यम से, उसका पूरे देश में ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है, ये मोदी को भी जानकारी है। और मोदी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से 2024 का, चूँकि भारतीय जनता पार्टी खुद ही कहती है, मोदी कई बार कह चुके हैं, वेंकैया नायडू कई बार कह चुके हैं कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। बीजेपी 2024 का चुनाव हर हाल में जीतने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी, उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ चलेगा। आप पीछे के चुनाव को देख लीजिए, पीछे के विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, क्या सीटी बजा करके, क्या लम्हों को लम्हात करते हुए दीदी ओ दीदी, और न जाने कितनी बातें, कितनी मई दीदी गई, ये सारी बातें हुई। और जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ मुंह की खाती है, और अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा सारे अखबारों में तस्वीर छपी थी, मोदी और ममता बनर्जी दोनों कुर्सी पर आमने सामने बैठ करके बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरे शिष्टाचार के साथ बात कर रहे थे। 2024 का जो चुनाव है ये मोदी के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि बीते 8 साल में जिस तरीके का एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ अभी दिख रहा है, पहले कभी नहीं दिखा था। लोग नाराज़ हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है वो हवा पी करके नहीं रहता है, उसके घर में भी गैस कनेक्शन होता है। और जब लोग 1150 रुपये गैस के देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में आह निकलती ही होगी। नॉन ब्रांडेड चीज़, ब्रांडेड चीज़ पर 5% का जीएसटी
वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी और पार्टी का कार्यकर्ता हो, पहले वो इंसान है, पहले वो इस देश का नागरिक है। जब उसको ज़्यादा पैसे देने होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी सरकार का जय जयकार करता होगा, उसके मुंह से अपशब्द ही निकलते होंगे। भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।